करीम सिद्दीकी। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु करीम सर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द टॉपिक of partnership, that is fundamental of partnership, which is the first chapter of the 12th class. All of you have crossed class 11th and you have entered in the class 12th, but unfortunately you have been denied from going to school and coachings due to the COVID-19 pandemic. So I tried my best to help you by this means, by creating this video. So please study at home and enhance your knowledge. Without wasting my time, I will start the topic. First of all, to study partnership, we must know the definition of partnership. That is, what is partnership? If you don't know about anything, then how can you study about anything? तो पहली चीज आपके लिए कि आप पार्टनरशिप के डिफिनीशन को समझे। पार्टनरशिप है क्या, क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डिफिनीशन आपको मिलेगा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। जो आपस में एग्रीड हुए हैं, म्यूचुअली एग्रीड हुए हैं प्रॉफिट शेयर करने का। प्रॉफिट किसका? बिजनेस का। कौन सा बिजनेस? वो बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वो बिजनेस जो किसी एक द्वारा सबके लिए किया जाएगा या सबके द्वारा किसी एक के लिए किया जाएगा। ये किसी एक और सबके सारे पार्टनर्स होंगे। सिंपल वर्ड में पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग आपस में आपसी सहमति से बिजनेस करते हैं और उसके प्रॉफिट को शेयर करते हैं। बिजनेस कोई भी चला सकता है पार्टनर में से, कोई एक पार्टनर भी चला सकता है, सारे मिलकर भी चला सकते हैं। हाँ, लेकिन जो भी एक्ट करेंगे उस एक्ट के लिए सारे पार्टनर क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये था आपका डिफिनीशन। डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफिनीशन से आपके निकल आएंगे फीचर। अभी आप देखेंगे डिफिनीशन से फीचर निकल कैसे आते हैं। फर्स्ट फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप जो आगे आप देख रहे हैं, और स्टेप ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप। दिस इज नथिंग, मेमोरी टेक्निक है। आप चाहें तो इसके तरीके से याद कर सकते हैं। कितने बच्चों को डायरेक्ट याद करने की आदत होती है कि वो डायरेक्ट याद करेंगे तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। फीचर ऑफ पार्टनरशिप में फर्स्ट पॉइंट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट डिफाइंड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में। एग्रीमेंट में सिंपल टर्म में आप दो लोग किसी एक टर्म पे एग्री करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। तो इसमें पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कि हाँ हम मिलके बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे और एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंड फीचर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मीन्स दिस इज द सिंपल कि पार्टनर जो होंगे वो जो भी प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आपस में शेयर करेंगे। अब शेयरिंग का रूल क्या है? अगर आपके पास डीड है, पार्टनरशिप डीड है, उसमें रिटेन है, तो जैसा डीड में रिटेन है वैसा ही आप प्रॉफिट शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास डीड नहीं है, डीड मिसिंग है, ओरल एग्रीमेंट है या ओरल एग्रीमेंट क्लियर नहीं है, प्रॉफिट के बारे में कुछ बात नहीं हुआ है, तो पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि जितने पार्टनर्स है सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने कितनी पूंजी लगाई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क उनको कितना मिलेगा, बराबर की शेयर मिलेगी अगर कोई पहले से प्रीफिक्स रेशियो नहीं है तो। 2 और मोर पर्सन सिंपल है। अब आपको पार्टनरशिप करना है तो कम से कम 2 लोग चाहिए ही चाहिए। अब 2 से कम लोग तो पार्टनरशिप होगा नहीं। सपोज ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक अकेला बंदा पार्टनरशिप कर लेगा, मैं खुद से पार्टनरशिप कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप करने के लिए 2 व्यक्ति कम से कम 2 और ज़्यादा ज़्यादा कितने चाहिए? देखिए पुराने टाइम पे क्या था 10, 20, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, अब ये सारे चक्कर खत्म है, नॉर्मल है। कंपनीज एक्ट 2013 में बोला है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी तो कितना करेगी वो? उसकी एक लिमिट लगा दिया है कि 100 से अधिक नहीं कर सकती, मतलब 100 तक कर सकती है। तो 100 तक करा क्या सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रेस्क्राइब करेगी? 50। तो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी एक्ट के द्वारा 100 करने का, लेकिन कितना करा है? 50। तो अभी 50 मैक्सिमम नंबर है, याद करेंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। ये है पार्टनरशिप का। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस। देखिए जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, उसमें लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पे
कोई इलीगल वर्क हो रहा है तो पार्टनरशिप तो नहीं होगा, क्योंकि आपका बिजनेस ही इलीगल है। सेकेंड है, इलीगल नहीं है। सपोज कर लो आप चार दोस्त हो, चारों ने मिलकर प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी कुछ काम घर बनवाने के लिए, या आपने बोला चलो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, फ्लैट बनाएंगे, 4 फ्लैट और चारों आपस में बांट फ्लैट, तो क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं सर, ये बिजनेस ही नहीं है ना, तो पार्टनरशिप नहीं होगा। तो बिजनेस होना चाहिए, जरूरी है, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए? लीगल भी होना चाहिए, तो पार्टनरशिप होगा, अदरवाइज पार्टनरशिप नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव सिंपल है, आपको पता है बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए। अगर आपने बिजनेस प्रॉफिट के लिए करा है तो ठीक है, अदरवाइज ये पार्टनरशिप का पार्ट नहीं होगा। प्रॉफिट मोटिव है अगर आपके पास तो ठीक है, अदरवाइज ये पार्टनरशिप नहीं होगा। एग्जाम्पल, अगर आपने एनजीओ खोला है, कुछ 2-4 आपके दोस्त हैं जो कि अच्छे विचार के हैं, वो सोचते हैं नहीं समाज की सेवा की जाए, तो उन्होंने एक पार्टनरशिप में, मतलब आपस में मिलकर, पार्टनरशिप तो नहीं बोल सकते, उन्होंने एक एनजीओ खोला, तो क्या आप उसको पार्टनरशिप बोलेंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पे मोटिव है ना प्रॉफिट का, मोटिव ही नहीं है प्रॉफिट का, तो पार्टनरशिप नहीं होगा। अब ये है 6th वाला, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे लोग बिजनेस चलाएंगे, और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी चला सकता है, सबके बिहाफ पे। तो सिंपल है, यही है कि एक पार्टनर, 5 पार्टनर है तो उसमें 5 को मिलकर बिजनेस चला सकते हैं। ये भी हो सकता है 4 पार्टनर बिजनेस में नहीं आते हैं, बस वो पूंजी लगा चुके हैं और अपना व्यू देते रहते हैं, बाकी एक रन करता है, उसके लिए उसको अलग सैलरी पे होती है, तो वो अलग बात है, वो देखेंगे एग्रीमेंट में है या नहीं है। बट हाँ, सारे मिलकर भी कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट आपको समझाने के लिए सबसे सिंपल तरीका मेरे पास है कि आपके घर पे कोई एलआईसी की पॉलिसी होगी या किसी भी इंश्योरेंस की पॉलिसी होगी, तो वहाँ पे अगर देखिए, मैं एलआईसी एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है ये इंडिया में। एलआईसी में क्या होता है? एलआईसी आपका क्या है? प्रिंसिपल है, और एजेंट, एलआईसी के एजेंट होते हैं जो आपके घर पे आते हैं। तो जो एलआईसी के एजेंट आपके घर पे आते हैं, वो आपसे पैसे लेके जाते हैं, एलआईसी में जमा कर देते हैं। तो एजेंट ने जो पैसे लिया वो एलआईसी में जमा हो गया, एजेंट ने बोला इतना दूंगा। अब आप मान लो एजेंट नहीं रहा या किसी रीजन बस वो आप कहीं और शिफ्ट कर गया, एजेंट कहीं और शिफ्ट कर गया, बाई द वे कुछ हो गया, तो क्या आपका पैसा डूब जाएगा? नहीं। आप जाओगे एलआईसी के पास, बोलोगे देखो जी आप प्रिंसिपल और आपके एजेंट में से पैसा लिया था, प्रॉमिस किया था। एलआईसी बोलेगा ठीक है पेपर दिखाओ, वो आप पेपर दिखाओगे, एलआईसी आपको पैसा पे कर देगा। तो मतलब क्या हुआ? एलआईसी अपने एजेंट एजेंट के द्वारा किए गए कामों के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। तो यहाँ पे हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के द्वारा किए गए कार्य के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का क्या है? प्रिंसिपल है। सर एजेंट कैसे? क्योंकि हर पार्टनर एक दूसरे के लिए काम भी करता है, जैसे आपके एजेंट एलआईसी के लिए काम करते हैं, वैसे हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के काम भी करते हैं, तो एजेंट भी हो गया। तो देखा जाए तो सारे पार्टनर्स क्या है? एक दूसरे के प्रिंसिपल है और एक दूसरे क्या है? एजेंट है। तो इसको बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। याद करने के लिए आपके था अ स्टेप, आप बोले तो एग्रीमेंट, स्टेप बोले तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, एस फॉर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, टी फॉर 2 or more persons, ई फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस, पी फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस बोले तो बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। रिलेशनशिप बोले तो रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो आप चाहे तो एमटी से याद कर ले, चाहे तो डायरेक्ट याद कर ले, इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप मिलाएं इसको तो डिफिनीशन से आ रहा है, सारे फीचर निकल के आए हैं डिफिनीशन से। आप चाहें तो इसको ध्यान से देखिए एक बार, आपको दिखाई देगा। रिलेशनशिप विद 2 or more person, 2 or more person, आप थर्ड फीचर्स देखिए, यहाँ से आया हैव एग्रीड, एग्रीमेंट पहला फीचर देखिए। शेयर द प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स दूसरा फीचर देखिए। ऑफ बिजनेस, लीगल बिजनेस फोर्थ देखिए। प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाएगा तो प्रॉफिट मोटिव होगा। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, छठा वाला का यहाँ पे, ये लास्ट वाला लाइन पढ़िए। तो ये सारे रिलेशनशिप प्रिंसिपल एजेंट, ये आपको पार्टनरशिप के अंदर समझना था, और मैं आपको समझाया था एलआईसी एजेंट, एलआईसी और एलआईसी के एजेंट का एग्जाम्पल लेकर। तो ये फीचर्स है, थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे डिफिनीशन एंड फीचर्स को। अब इसको एक्सप्लेन करा गया, एग्रीमेंट क्या है, पार्टनरशिप कम्स, फटाफट पढ़ेंगे, समझा चुका हूँ मैं। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट आइदर रिटन और ओरल। हाईलाइटेड, कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से ही एग्जिस्टेंस में आएगा। एग्रीमेंट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है पार्टनर्स के बीच में। रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जब एग्रीमेंट रिटेन तो क्या बोलेंगे इसको? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। पार्टनरशिप डीड कंसीडर्ड टू बी बेस्ट ड्यू टू लेस चांसेज ऑफ कन्फ्लिक्ट
और टेस्ट झगड़े के चांस कम होते हैं, तो इसलिए बेस्ट माना जाता है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी एम्ड एट द शेयरिंग ऑफ द प्रॉफिट्स। शेयरिंग द प्रॉफिट, इफ अ पार्टनर्स इज डिप्रीव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस, अगर किसी पार्टनर्स को बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने से रोका जा रहा है, ही कैन नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनर। मतलब आप पार्टनर हो, आपको बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर ही नहीं मिल रहा है, भगा दिया जा रहा है, तो क्या आप पार्टनर हो? नहीं, आप पार्टनर हो ही नहीं सकते। फर्दर, इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी, मैंने आपको बोला था कि अगर आप एनजीओ का काम करते हैं तो वो भी क्या होगा, आपका पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपके यूज में आएगा, ध्यान से देखिएगा। इफ पार्टनर यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म और पर्सनल बिजनेस एंड अर्न द प्रॉफिट, ऑल प्रॉफिट्स विल बिलोंग टू द फर्म। क्या बोल गया? देखिए, अगर एक पार्टनर है, उसने क्या करा, फॉर्म किसी एक पार्टनर की होती है, मान लो 4 पार्टनर ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में से क्या करा, बी ने क्या करा, फॉर्म का कुछ प्रॉपर्टी यूज करा, मशीन या पैसा कुछ भी, वो ले जाके अपने पर्सनल बिजनेस में यूज करता है या पर्सनल पर्पज के लिए, वहाँ पे उस काम को, उस प्रॉपर्टी से वो प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट किसका होगा? एक्ट बोलता है कि सारे प्रॉफिट फॉर्म से बिलोंग करेंगे, मतलब सारे प्रॉफिट वो जो पार्टनर था बी, वो ला के फॉर्म को दे देगा, फिर फॉर्म में आते ही वो प्रॉफिट चारों पार्टनर में बढ़ जाएगी। लेकिन बट इन सेम बिजनेस, अगर यही काम करते करते अब उस बी को लॉस हो गया, इफ ही इंकर्ड लॉस ही हिमसेल्फ विल हैव टू बियर द होल लॉस, उसको खुद ही पूरा लॉस बियर करना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस में लॉस कर लेता है फॉर्म की प्रॉपर्टी से, तो लॉस फॉर्म बियर नहीं करेगा, लॉस वो पार्टनर बियर करेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो गलत है, प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्म ले रही है, लॉस हो रहा है तो वो खुद बेचारा दे रहा है, अब बेचारा प्यार का मारा, आई कांट डू एनीथिंग। ऐसा ही है, याद कैसे रहेगा, समझाने के लिए एक तरीका देखिए। आप मान लो कहीं गैम्बलिंग करते हो, अगर आप गैम्बलिंग में हार जाते हो तो पैसा किसका आता है? आपका ही क्या ना, कोई और तो देने वाला नहीं है। आप गैम्बलिंग करे, आप आ रहे हो, आप जानो। लेकिन बाय द वे अगर आप गैम्बलिंग में जीत जाते हो, मतलब आप प्रॉफिट कमा लेते हो, तो क्या पैसा आपका पूरा होता है? नहीं, आपके दोस्त आते हैं, अरे जीता है, पार्टी दे, ये दे, वो दे, तो आपके सारे पैसे क्या होते हैं? दोस्तों में चले जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही याद करने के लिए याद कर लेंगे आप, पार्टनर से अगर प्रॉफिट कमाता है फॉर्म के प्रॉपर्टी से, तो सारे पैसे फॉर्म को दे देगा और सारे पार्टनर्स आपस में पार्टी कर लेंगे, बोले तो बांट लेंगे उस पैसे को पीएसआर में, पीएसआर बोलते तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन अगर लॉस हो गया तो पार्टनर जो था, जिसने फॉर्म प्रॉपर्टी यूज कर बिजनेस करा था या कोई और काम करा था, लॉस उसका है, बाकी कोई आपके साथ आके शेयरिंग नहीं करेगा आपके लॉस में। तो इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, 2 or more persons, क्लियर है। मान लो कोई बच्चा है, चंगू मान लेते हैं, चंगू ने क्या करा, खुद ही करा, मैं खुद से पार्टनरशिप कर लूंगा। क्या वो पॉसिबल है खुद से पार्टनरशिप कर ले? नहीं, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। और मैंने आपको बताया था अभी कि कंपनीज एक्ट में 100 मेंबर्स प्रेस्क्राइब्ड है मैक्सिमम, बट गवर्नमेंट सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो 100 के अंदर कुछ भी प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो वही लिखा है यहाँ पे, कंपनीज एक्ट 13 एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रेस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फॉर्म बट टू द एक्सटेंट ऑफ 100 ओनली, मतलब जितना चाहे प्रेस्क्राइब कर सकती है, लेकिन 100 तक। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना करा है? करेंटली मैक्सिमम नंबर प्रेस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इज 50 इन एनी बिजनेस वेदर बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, तो 50 ही रहेंगे, बैंकिंग हो चाहे नॉन बैंकिंग हो, उससे अब फर्क नहीं पड़ता है। एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस, अ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन लीगल बिजनेस ओनली, केवल आप लीगल बिजनेस कर सकते हैं, इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते। कानूनी बिजनेस करेंगे आप, गैर कानूनी बिजनेस नहीं करेंगे। जैसे मान लो हम, चलो जी 4 गुंडे, चारों बोलते हैं हमें पार्टनरशिप करते हैं सुपारी लेने का, ये इलीगल बिजनेस है, इसके लिए आपको बहुत ही हार्ड पनिशमेंट होगा आईपीसी के अंदर, तो ये एक तरह से पार्टनरशिप नहीं हो सकता क्योंकि आपका बिजनेस ही इलीगल है। दूसरी, अ ज्वाइंट ओनरशिप ऑफ सम प्रॉपर्टी बाय इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। ज्वाइंट ओनरशिप सम प्रॉपर्टी, मैंने बोला था आपको, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, 5 लोग मिलकर खरीदे हैं, तो ये पार्टनरशिप नहीं होगा क्योंकि बिजनेस ही नहीं है, आपने प्रॉपर्टी खरीदा है शायद घर बनवाने के लिए, कुछ और करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर पार्टनरशिप में आपने बिल्डर का काम कर लिया, हम बिल्डर का काम करेंगे पार्टनरशिप मिलकर, प्रॉपर्टी खरीदेंगे बेचेंगे, तो फिर वो बिजनेस हो गया, वहाँ पे पार्टनरशिप है।
प्रॉफिट मोटिव, मैंने बोला था प्रॉफिट का मोटिव होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे भी हम कॉमर्स वाले हैं, मैंने आपको 11th में बताया था कि प्रॉफिट और कैश ये मेन मोटिव होता है कॉमर्स का, क्योंकि आपने देखा है जितने बिजनेस है प्रॉफिट पे चलते हैं। प्रॉफिट नहीं हो तो बिजनेस लेटर और सुनर अपनी प्राण त्याग देगी, इसलिए प्रॉफिट मोटिव होना जरूरी है। तो वही लिखा है यहाँ पे, द इंटेंशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मस्ट बी अर्निंग प्रॉफिट्स, देयरफॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कांट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो अगर एनपीओ है तो पार्टनरशिप नहीं होगा, इसलिए प्रॉफिट का मोटिव होना जरूरी है, बिजनेस का होना जरूरी है। लास्ट वाला वही है, बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम, समझा चुका हूँ। कोई ये कर सकता है सबके भी आप पे, या सभी मिलकर के भी बिजनेस को रन करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल, सेकेंड लास्ट कैसे हो गया, ओके ये रिपीट हो गया 5-5, यहाँ पे 6 आएगा, ये 6। देन लास्ट है आपका रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो यहाँ पे बताया था आपको कि इच पार्टनर इज एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द अदर पार्टनर। एलआईसी का एग्जाम्पल याद है आपको, एग्जाम्पल याद रखेंगे आपको क्लियर होगा समझने में। अब यहाँ पे वो लिखा एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर बाय हिज एक्ट। जैसे एलआईसी के एजेंट ने अपने एक्ट से एलआईसी को बाइंड कर दिया था, वैसे एक पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर को बाइंड कर दिया। सपोज एक पार्टनर फॉर्म के लिए जाकर लोन लेता है या कोई बिजनेस करता है, कोई एग्रीमेंट कर लेता है, तो क्या बाकी सारे पार्टनर बाइंड है? नहीं है, बाइंड है ना। तो जब एक एलआईसी का एजेंट अपने एक एग्रीमेंट से एलआईसी को बाइंड कर रहा है तो एजेंट कहा जा रहा है। तो वैसे एक पार्टनर जब अपने एक एग्रीमेंट से पूरे पार्टनर को बाइंड कर रहा है तो क्या सारे पार्टनर का एजेंट नहीं हुआ ना। इनफैक्ट वो फॉर्म का एजेंट हो गया। उल्टा उसके प्रिंसिपल कैसे हुआ? प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर। अब दूसरे के द्वारा बाउंड भी हो जा रहा है, सबको क्या कर रहा है, सबको एक तरह से देखा जाए तो बाइंड कर रहा है, और दूसरे के द्वारा क्या हो रहा है, बाइंड भी हो रहा है। तो ये सारे कंडीशंस हैं। बाइंड कर रहा है तो एजेंट का रोल निभा रहा है, बाइंड हो रहा है तो प्रिंसिपल का रोल निभा रहा है। बेस्ट तरीका है एलआईसी का एजेंट, एलआईसी का एग्जाम्पल याद रखेंगे, समझ में आएगा आपको। अब हमारा एक नया टॉपिक पार्टनरशिप डीड। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? हमने पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होता है, अगर वो एग्रीमेंट रिटेन हो तो उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो शॉर्ट में हमने ऊपर ही पढ़ लिया था, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप एक बार रीड करिए फटाफट मेरे साथ। Since the partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all the partners. Such terms and conditions may be either written or oral. बोला पार्टनरशिप आउटकम है, आउटपुट है, रिजल्ट है, उत्पाद है किसका? एग्रीमेंट का। तो ये एसेंशियल है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ का एग्रीमेंट, इवन जो शादी का एग्रीमेंट तो वहाँ भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर आप जाके देखें कोर्ट मैरिज वाले में या ऐसे भी तो आप देखें तो उसमें होता है टर्म्स एंड कंडीशंस। जो पंडित जी बोलते हैं 7 फेरे ले लो, तो उसमें 7 फेरे हर फेरे के अलग अलग कसम होते हैं। तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि आप कुछ एग्रीमेंट है तो आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। तो सच टर्म एंड कंडीशन में भी आइदर रिटन और बोला, वो जो कंडीशंस है टर्म्स एंड कंडीशन वो आइदर रिटन होगा और ओरल होगा, बोल के होगा या लिख के होगा। तो द लॉ डज नॉट मेक इट कंपल्सरी टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटन एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, बार बार पढ़ रहे हैं शुरू से। However, in order to avoid all misunderstanding and disputes, it is always the best course to have a written agreement duly signed and registered under the Act. अगर आपको अवॉइड करना है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डिस्प्यूट, टसल्स, झगड़ों से बचना है, तो बेटर है कि आप क्या कर लें, रिटन एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि कब कौन पलटी मार दे कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया बहुत ही फानी है, यहाँ पे हर कोई तूफानी है। तो लिख के रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो सकती है बाद में जाके। अब ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ लेंगे। इसमें से अगर आपको 20 में से 10 भी याद हो जाए तो बेटर है, और याद हो जाएंगे, इतना टफ नहीं है। देखिए, द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। अ पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट्स: नेम, नेचर, ड्यूरेशन। याद कैसे करेंगे आप? नेम, नेचर, ड्यूरेशन,
कैपिटल, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, प्रॉफिट। 4 तो आपको याद हो गया, नेम, नेचर, ड्यूरेशन। ये तो एक राइम बन रहा है। तो नेम में क्या था, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एज वेल एज पार्टनर्स। अब है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। तो फॉर्म का है, पार्टनर्स का है। आप इसको अलग अलग 2 बार यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ आगे कोई फायदा नहीं है, अलग अलग आप यूज करें तो आपका 2 पॉइंट बनेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, अगला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, इसमें तो कुछ पता नहीं आपको। नेम एंड एड्रेस, फॉर्म का नाम क्या है, पता क्या है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, पार्टनर्स जितने उनका नाम, उनका पता, क्योंकि बिन पूछे तेरा नाम पता हम तेरे पते पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो नाम पता दोनों का होना चाहिए, फर्म का भी और पार्टनर का भी। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस। नेचर क्या है, बिजनेस किसका करते हैं आप? क्या आप एक्सपोर्टर हैं, क्या आप इंपोर्टर हैं, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या आप सर्विस दे रहे हैं? आपके बिजनेस का नेचर क्या है, किस में डील कर रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा डीड में, अगर आप बताना चाहते हैं तो डीड है तो। एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, किस जगह बिजनेस कर रहे हैं उसको भी आपको मेंशन कर सकते हैं डीड में चाहे तो। ड्यूरेशन इफ एनी ऑफ द पार्टनरशिप, कुछ पार्टनरशिप कुछ पीरियड के लिए होते हैं कि चलो इतने दिन चलेगा, इतने दिन चलेगा। अगर ऐसा कुछ है तो बताइए कितने दिनों का है, अदरवाइज ठीक है, नहीं है ड्यूरेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़िए। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच पार्टनर, आपको पता है पार्टनरशिप में सारे पार्टनर कुछ कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। किसने कितनी पूंजी दिया वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपको देना है तो कितने % देना है ये लिखिए। अगर आपको नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मत लिखिए, या ये लिखिए नहीं देना है। नॉर्मली अगर नहीं लिखा होता है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी देंगे जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पता है आपको क्या होता है, 11th हमने पढ़ा था, याद आ रहा है? दुष्ट पापा, कैपिटल को क्या बोल रहे थे हम? अच्छे पापा है। ड्राइंग क्या बोल रहे थे? दुष्ट पापा। तो दुष्ट पापा पे इंटरेस्ट लगाएं ना लगाएं, मतलब दुष्ट पापा से इंटरेस्ट ले ना ले तो लेंगे। तो अगर ड्राइंग्स करेंगे पार्टनर्स अगर बुरे पापा बन के आएंगे, दुष्ट पापा बन के आएंगे तो उनसे इंटरेस्ट भी हम क्या कर रहेंगे, ले लेंगे। तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको कि अगर पार्टनर्स दुष्ट पापा बन के आ रहे हैं तो क्या उनको माफ़ कर देना है या उनसे इंटरेस्ट लेना है, ये आपको लिखना है। अगर आपने नहीं लिखा है तो ड्राइंग पे इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, अगर मेंशन है तो गिवन रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है, नहीं है तो इक्वल बढ़ता है, बताया था आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा है एग्रीमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं लिखा है तो 6% देना पड़ेगा। पार्टनर सैलरी या कमीशन एक्सेट्रा मेंशन है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड एसेट्स मेंशन कर सकते हैं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फॉर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, कैलेंडर ईयर होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, या कुछ स्पेशल आप करना चाहते हैं तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, हाउ डिस्प्यूट विल बी सेटल, पार्टनर्स के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, झगड़े कैसे सेटल होंगे, किस कोर्ट में होंगे, आर्बिट्री होगी, कैसी होगी, ये सारे आप मेंशन कर सकते हैं। डिसीजन टेकन इफ सम पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारे आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट वेदर इट विल बी इन नेम ऑफ फॉर्म और पार्टनर, अब बैंक अकाउंट किसके नेम पे होगा, फॉर्म के नेम पे, पार्टनर के नेम पे, ये आप मेंशन कर सकते हैं। बेटर क्या होगा, बेटर होगा फॉर्म के नेम पे, क्योंकि किसी एक पार्टनर के नेम में होगा तो शायद बाद में उसको नहीं, फॉर्म को दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेटर क्या होगा कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आप फॉर्म के नाम पे खुलवाएं। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, वही सेम, अगर किसी की एडमिशन हो रही है, अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, डेथ हो रहा है, तो फिर क्या रूल फॉलो करेंगे, कैसे गुडविल वैल्यू करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं डीड में। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इफ एनी टू बी डन, हाँ जी, अगर आपके पास असेट है लायबिलिटीज, आपने पढ़ा था असेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होते रहती है। अगर आपको फेयर वैल्यू पे दिखाना है तो आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। तो रिवैल्यू करने के लिए अगर आपको कुछ करना है, रिवैल्यू क्या करना है, कैसे करना है, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। और किस मेथड से आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे फॉर्म की, वो भी कर सकते हैं। ऑडिटिंग कैसे करवाएंगे, ये भी मेंशन कर सकते हैं डीड में।
और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये सारे चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। फिर बोल रहा हूँ पार्टनरशिप डीड तभी होगा जब रिटेन एग्रीमेंट हो, और रिटेन एग्रीमेंट करना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसलिए ये सारे चीज़ ऑप्शनल ही है, कंपलसरी कुछ भी नहीं है। 2-3 आइटम है जो अगर नहीं होंगे तो उसका कुछ एक्ट में मेंशन है, वो हम अभी देखेंगे आगे। तो इसमें से आप अगर लॉजिक से पढ़े तो ऐसे भी 10 याद हो जाएंगे। नहीं लॉजिक है, लॉजिक क्या है, बिजनेस में क्या क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट है, कैपिटल है, क्या है, नहीं है, ये सब सोच के आप कर सकते हैं। नहीं है तो आप इसको 5-6 बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सर ये नहीं है ना, नहीं ये नहीं है, MT है, HRD। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी को डायरेक्ट याद होता है तो डायरेक्ट याद करेंगे, जरूरी नहीं MT से याद करना। हाँ, जिनको नहीं होता डायरेक्ट याद, वो MT से याद करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, इट हेल्प्स टू अवॉइड, हेल्प्स H बोले तो हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स। R बोले तो रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। D बोले तो डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर मे बी सेटल इजली। तो बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप डीड, फर्स्ट इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। सारे कंडीशंस लिखे हुए हैं, तो डिस्प्यूट क्या होता है, अवॉइड होता है, डिस्प्यूट होता ही नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ बचती नहीं। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, डीड खोल के देख लो, क्लियर हो जाएगा। तो अवॉइड होता है झगड़ा यहाँ पे। बोल रहा है सेकेंड, इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है पार्टनर्स के राइट्स को, ड्यूटीज को, लाइबिलिटीज को। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है उतना ही राइट है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम। जो मेंशन है वो देख लो, अगर अपनी प्यार बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं प्यार बना तो देख लो क्या लिखा है। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली। एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजिली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडली रेफर टू। कोई भी डिस्प्यूट आराम सेटल हो जाएगा तो पार्टनरशिप डीड रेफर कर सकते हैं। हेंस इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटेन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। थैंक यू। आज इतना ही पढ़ेंगे, इतना आप रिवाइज करेंगे, फिर अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है आपका। आप अपना बहुत ध्यान रखेंगे और ख्याल रखेंगे, और अपने फैमिली को भी समझाएंगे, उनका भी ख्याल रखेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।